तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हमारे डे 2 के तरफ? आपको तो याद ही होगा कि हमने 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किए हैं। तो स्वागत है आपका 2:32 पे। बहुत दिन से शुक्रिया आपको कि हमने भी 2:32 प्रेजेंट और आप भी 2:32 पे प्रेजेंट हैं। जो लोग 2:32 पे प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, किसी कारणवश आपने 2:32 पे नहीं प्रेजेंट हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब भी समय मिले तो आप इस वीडियो को देखें जरूर। तो हमको ये बहुत खुशी है कि मैं 30 डेज चैलेंजेस में आज दूसरा दिन कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 और बीएसटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम बीएसटी के पूरे बुक को फोड़ने वाले हैं केवल 30 डेज में, और मैंने आपको बताया भी था कि 30 डेज के अंदर में मैं ऐसा सीरीज लाया हूँ कि इसके बाद आपको बीएसटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस रिवीजन करते रहिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। मींस सच्चाई बताने वाले कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक, जो किस पे काम करते हैं, गाइडलाइंस पे काम करते हैं, और किस लिए काम करते हैं, फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। मींस मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस को लेने के लिए काम करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो एक्चुअली तौर तरीके पे देखा जाए तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या चीज है, तो पिछले मींस की कुछ लोग हैं जो कि बिजनेस जो करते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो कि हर बिजनेस में परफॉर्म हो रही है और वो नेसेसरी है, तो उसी को क्या किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना दिया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। मींस की डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? अगर बात मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो वो तो डीपली देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल के तौर पर किया जाए तो डिवीजन ऑफ वर्क डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी। इन सारी चीजों को देख के क्या कहता है, अलग डिपार्टमेंट में हम लोगों को डिवाइड किया जाता है। तो मान लीजिए ये प्रोसेस मैनेजर हो गया, ये सेल्स मैनेजर हो गया, ये एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हो गया। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट है और कई डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो मींस कि अब हर कंपनी अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट बना रही है काम को करने के लिए, तो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क है, और वो हर बिजनेस में नेसेसरी है और हर एक बिजनेस वाला बंदा कर रहा है, इसलिए वो क्या किया गया है, उसको उठा के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में रख दिया गया है। मींस जैसे कहते हैं ना, खाना बना थाली में परोस क्या है, बस क्या करना उसको, मुझे खाना है। मींस जैसे कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे बस क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ है जिसको हमको फॉलो करना है, और फॉलो करके हमको अपने बिजनेस क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मींस चलाना है, ठीक। और वही पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग सोचते थे क्या चीज लाए क्या चीज नहीं लाए, और अब वो ने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए, सारी चीजें लिख दी है, बस उसको अप्लाई करके अपने बिजनेस को चलाना है। देखिए कोई यहाँ पे मतलब ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं कि हाँ आपको बिजनेस में करना ही है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बेटर है, और अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ना के बराबर बिजनेस कर पाएंगे, मींस बिजनेस नहीं ही कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस कोई भी बिजनेस हो वो फुली डिपेंड किस पे होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सब हर बिजनेस में नेसेसरी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर बिजनेस से अप्लाई होते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, मींस अकेले हम के मालिक है, खुद काम कर रहे हैं, तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि काम जो भी मैं अकेले ही कर रहा हूँ। लेकिन चीजें ये है कि छोटा काम है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और भी कई है तो वो सारे अप्लाई होते हैं। मीन्स कि कुछ अगर नहीं भी हो रहा है, लेकिन तभी भी कुछ अप्लाई होगा बिजनेस में, और ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी बिजनेस हो, सब में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, और वो उसको अप्लाई करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ POM। ये कंफ्यूज मत होइएगा,
POM मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बस स्पेस का कम था, इस वजह से मैंने POM शॉर्ट फॉर्म नहीं किया, आप समझ जाइएगा। तो ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मीन्स कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वहां यूज करना पड़ेगा। मीन्स ये नहीं है कि मेरा छोटा है तो मुझे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत हर जगह होती है इस चीज की। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह इसकी नेसेसिटी है, हर जगह इसकी जरूरत है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो। जनरल गाइडलाइंस मीन्स कुछ ऐसे गाइडलाइंस नहीं जो आपको पता नहीं है, वो एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि हम एक आम आदमी से नहीं कि हर एक आदमी को पता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं तो जो भी चीजें लिखी है वो आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखेंगी कि क्या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा है वो क्या चीज है। मीन्स कोई ऐसा हार्ड चीजें नहीं जो आपकी मतलब नहीं है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली चीजें हैं जो कि आप करेंगे बिजनेस में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मीन्स जनरल चीजें हैं, ठीक। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किससे बनाया गया है, प्रैक्टिस से बनाया गया है और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिर इसके बाद बनाया गया। मीन्स कि जो पहले के लोग थे वो करते आ रहे थे वो करते आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है, उनको हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया। जैसे कि हमारा माता जी क्या करती है, खाना को बनाती है, बना के से क्या करते हैं, वो थाली बना के परोस के देती है, वो खाना खाओ। तो वही चीज पहले के लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने बिजनेस करते थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते थे, तो उसमें जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती थी और जो चीजें नेसेसरी थी उन चीजों को उठा के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डाल, और वो चीजें प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट दोनों को करके इसके बाद अपने अनुसार अपने को देख के कि क्या मैं कर रहा हूँ सही है, कुछ उससे बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डालें। ठीक, इसके बाद ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स अपने मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं आप। मीन्स आपका कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कोई आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को उठाया, उसको अपने बिजनेस में लगाया, इम्प्लीमेंट किया, अगर कुछ आपको चेंजेस नहीं दिख रहा है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है, देखिए एक शब्द आता है राइट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। मीन्स आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन राइट क्या होता है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो किसको मदद करता है, मैनेजमेंट को मदद करता है। मीन्स मैनेजमेंट का काम क्या हो जाता है, मैनेजमेंट का काम आसान हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, हम करता है कि इसको मैनेजमेंट को। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहला देखते हैं, प्रोवाइड डायरेक्शंस। काफी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, चीजें जो मैंने पीछे पढ़े हैं वही सारी चीजें हैं। प्रोवाइड डायरेक्शंस मींस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, बना बनाया खाना मिलेगा, बस आपको खाना है। वही चीजें अगर आपको मीन्स कि कहीं जाना है, मीन्स मऊ जाना है आपको, तो जब आपको एक मैप दे दिया गया और उस मैप पे ये आपका घर है और मऊ में किसी प्लेस पे जाना है, तो यहाँ से आपको रास्ता बता दिया गया, तो ये आपको रास्ता जब बता दिया तब क्या करना है, बस उस रास्ते को अप्लाई करना है, उस अप्लाई करके मऊ पहुंच जाना है। मीन्स कि क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है, मीन्स ये रास्ता देता है आपको, बस क्या करना रहता है, आपको उस रास्ते पे चलना होता है और आपको क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सही चलने लगेगा। अब बस आप उस रास्ते का क्या कीजिए, यूज कीजिए। ठीक, अब देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कम से कम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, मीन्स नुकसान से बचता है।
ठीक, ऑप्टिमम की जगह आप लिख सकते हैं बेटर। लेकिन हालांकि आप क्लास 12 में है तो बेटर नाम के अगर आप ऑप्टिमम लिखते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शंस है। इसमें अगर आप जितने अट्रैक्टिव वर्ड्स और जितने मतलब अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को डाल के अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना ही बेटर आपका आंसर होगा और मार्क्स देने वाला भी जाने कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। तो बेटर की जगह ऑप्टिमम मतलब कि बेकार की रिसोर्स मतलब बेस्ट चीजें होती है उससे बचाता है मुझे। मैनेजमेंट क्या करता है, पहले डायरेक्शन दे देता है, इससे जो काम खराब होने वाला था क्या होता है, बच जाता है। साइंटिफिक डिसीजंस, मैंने आपको पहले ही बताया ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किससे बनता है, प्रैक्टिस से, और दूसरा एंड एक्सपेरिमेंट से। तो पहला प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। तो भाई साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, और जब चीजें एक ही आ रही है वो प्रिंसिपल बन गया। तो वही है मीन्स साइंटिफिक डिसीजन है ये क्या किया वो साइंटिफिक ने इससे जो खोजा है और खोज के देखा है कि हाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कोई भी बिजनेस काम कर रहा है, चीजें एक ही अप्लाई हो रही है हर जगह, इसलिए क्या किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डाल दिया। फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी मीन्स क्या करता है, सामाजिक चीजों का रिस्पांसिबिलिटी, जो सामाजिक मतलब चीजें होती है मतलब समाज को मतलब चाहिए होता है उसको फुलफिल करता है ये मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल करता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं अपना नया टॉपिक हेनरी फॉयम प्रिंसिपल्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हेनरी फॉयम है कौन और ये क्यों प्रिंसिपल दिया, आइए देखते हैं। हेनरी फॉयम was born in फ्रांस, मीन्स ये फ्रांस में जन्म लिए थे। फ्रांस में इनकी जन्मभूमि कहाँ है, फ्रांस में है, और ये 1841 में जन्म लिए थे। और इनको क्या कहा जाता है, नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। मीन्स कि इनको मैनेजमेंट स्टडीज के फादर कहा जाता है और इनको सोच विचार का ज्ञाता कहा जाता है। मीन्स ये क्या है, मैनेजमेंट फादर ऑफ मैनेजमेंट है स्टडीज के और थॉट्स के। इनके टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। इनके टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक, तो इनके 14 प्रिंसिपल्स हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो मेनली बहुत लोग डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या 14 जो दिया गया है तो 14 को क्या हम सीक्वेंस में याद करें। को क्या हम सीक्वेंस में याद करें, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस देखिए चीजों क्या है, 14 है, 14 का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए चीजें क्या रही है और इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है। मैं तो ये भी नहीं कहा कि आप याद कीजिए। देखिए इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं उठते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, अक्सर क्वेश्चन उठते हैं तो केस स्टडी में उठते हैं। केस स्टडी में मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछने का, जैसे कि आपको घर बैठे केस स्टडी दे दिया और फिर पूछा जाती है क्या, which principle of management will be used in the above case study। एक केस स्टडी दे दिया, कोई भी केस दे दिया और पूछेगा फिर कि इन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल बी यूज्ड इन द अबव केसेस, मतलब ऊपर के केस में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज किया गया है। तो आपको पढ़ेंगे तो अगर आपके पास आइडिया रहेगा मोटा मोटा तो आप बता जाएंगे। ठीक, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का ये, तो जैसे कि मुकेश जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, सुरेश सेल्स मैनेजर है, वो अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड है, वो अपना अपना काम करते हैं, तो कौन सा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है, उनको डिवाइड किया गया अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको स्किल परफॉर्मेंस को देख के उनको डिवाइड कर दिया कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, इसी तरह होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम 5 देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसलिए और आगे देखेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स काम को डिवाइड करना। देखिए चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जब काम ज्यादा हो जाता है, बर्डन ज्यादा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? डिवाइड कर देना चाहिए। इजिएस्ट वे में हो भी जाएगा, काम जल्दी भी हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने एक स्कूल खोला तो मैं ऑफिशियल वर्क को प्रिंसिपल, मैनेजर, टीचर, प्योन हर एक काम को नहीं कर सकता, इसलिए अलग डिपार्टमेंट में लोग चाहिए। अब मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया टीचर, वो बोला मुझे मान लीजिए कॉमर्स का टीचर रख लीजिए। आपने बोला नहीं सर मैं कॉमर्स का टीचर नहीं, मैं आपको प्यून रखूंगा, मैं आपको चपरासी बनाऊंगा। क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। क्या कहेगा वो? भाई मेरे पास स्किल है, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं क्या करूंगा? मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसलिए वो भड़क जाएगा। आप ऐसा कहेंगे कि आप चपरासी बन जाइए, आप प्यून का काम कीजिए, नहीं करेगा वो। इसलिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, क्षमता और एबिलिटी होनी चाहिए उसकी क्या करने की, परफॉर्म देयर वर्क। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए किसी काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो तभी हम क्या कर सकते हैं, वर्क को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक, मीन्स कि अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि प्रोडक्शन करता है, कोई सेल्स मैनेजर है जो सेल्स करता है, कोई एडवर्टाइजमेंट मैनेजर है जो एडवर्टाइज करता है, तो सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन नहीं कर सकता है और प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स नहीं कर सकता है, क्योंकि सेल्स मैनेजर की अलग टेक्निक होगी कस्टमर को मोटिवेट करने का, और प्रोडक्शन मैनेजर की अलग चीजें होंगी जिससे क्या करता है, वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक, एडवर्टाइजमेंट मीन्स प्रचार करने का भी अलग तरीका होगा उनका। ठीक, तो इनका काम ये नहीं कर सकते और इनका काम ये नहीं कर सकते, मीन्स किसी का कोई काम नहीं कर सकता, वो बंदा अपना काम अपने ही कर पाएगा। इसलिए उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनकी फील्ड वर्क को देख के उनको काम को देना चाहिए। ठीक, इसके बाद अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी मीन्स अथॉरिटी आपके पास पावर आ जाएगी, रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी हो जाएगी आपके पास। तो पावर हो गया, जिम्मेदारी हो गया। मीन्स मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए तो आपका क्या है, पावर है। अब मम्मी ने बोला 20 रुपए का बेटा क्या लेते आओ, नमकीन लेते आओ। मम्मी ने 10 रुपए दिए, बोले 20 रुपए की नमकीन लेते आओ, 10 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है नहीं, तो आप कैसे लाओगे? नहीं ला पाओगे। यहाँ की मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। अगर आपको मम्मी ने मान लो कि 50 रुपए दे दिए और बोली कि बेटा 40 रुपए का नमकीन लेते आओ, अब तो बेटा खुश कि 40 रुपए का नमकीन लाऊंगा, 10 रुपए का चॉकलेट, और मम्मी को तो भुला दूंगा, मम्मी साइकिल का टायर पंचर हो गया, तो 10 रुपए का हो गया काम अपना। उससे भी दिक्कत, इससे भी दिक्कत। इसलिए हेनरी फोर्ड का ये कहना है कि अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी दोनों क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। मीन्स ना कोई ज्यादा हो ना कोई कम, दोनों को बैलेंस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होगा। डिसिप्लिन मीन्स कि आप तो जानते हैं कि डिसिप्लिन तो होता ही है। मीन्स कि अब कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा ही, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देगा। ठीक, लेकिन डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? अब ये नहीं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, 8 घंटे काम किया, मैनेजर बगल में बैठा है, जैसे इसको मुझे बेचना है, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, मार्केट को सेल करना है। मैनेजर बगल में बैठा है, कोई कस्टमर आया, मेरी कंपनी है सर, आप मैं इसको 50 रुपए में बेचता हूँ, आपको 40 रुपए में दे सकता हूँ। मैनेजर जहाँ हटा 50 रुपए का 60 रुपए दे रहा हूँ, कहेगा इतना मूड का है, आज यही कंपनी नहीं है। ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन का वो आपका को होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं
वो ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद का मान के और आपको ईमानदारी के तौर पे काम करना होगा, डिसिप्लिन अपना दिखाना होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स की यूनिटी मीन्स क्या, कोई एक बॉस होना चाहिए, ये नहीं कि 1000 बॉस हो। जैसे कि मैं स्कूल में गया, मेरे टीचर ने क्या कहा, बाबू जाओ एक डब्बा चॉकलेट ले आओ ऑफिस से। मैं गया अपना काम से, बोले 5 मिनट के अंदर तुम्हें आना है। मैं गया उसी स्पीड से कि मुझे 5 मिनट में सर्व होना है, 5 मिनट में दूंगा अपना। तब तक कि फर्स्ट क्लास की मैम थी, बैठी थी, वो भी है वाला सुनो। मैं गया, जाओ 5th क्लास से डस्टर उठाओ। मीन्स की ऑफिस से और 5th क्लास के बीच की दूरी कितनी है, 5 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा। मैं गया वहां पे डस्टर लेके आया, उनको दे दिया, उनका काम तो हो गया। लेकिन किसी एक को खुश करने में एक को तो मैंने नाराज किया। अब एक से तो जूते खाने हैं भाई, एक का तो काम कर दिया, लेकिन एक से जूते खाने हैं। इसलिए कि कभी भी एक ही बॉस एक पर्सन का होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉस हो, किसी एक सेपरेट पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए। मीन्स 4 आदमी का एक बॉस हो जाए, लेकिन एक आदमी का 4 बॉस नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो कहेगा तुम करो ये काम, तुम करो ये काम, तुम करो ये काम। एक ही आदमी को बार बार काम देता रहेगा। 4 आदमी है, इसने बोला तुम करो ये काम, जब तक वो बोल दिया तुम ये काम कर दो, तब तक वो बोल दिया ये काम कर दो। तीनों का करने के चक्कर में बेचारा किसी का नहीं कर पाएगा, डांट तीनों तरफ से सुनेगा। इस वजह से बॉस को ये होना चाहिए और वो जो डायरेक्शन देगा उस अकॉर्डिंग वो काम कर पाएगा अच्छे से। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। कमांड आदेश वही, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, यहाँ भी बात वही है। यूनिटी मतलब क्या, एक मीन्स की पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो सेम होना चाहिए। मीन्स उसको क्या लक्ष्य है, उसका क्या उसको पाना है, वो उसका तय होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग काम कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि कस्टमर घुमाओ, दूसरा वाला कहा प्रॉफिट कमाओ, तीसरा वाला कहा जो है कि सोसाइटी बनाओ। कैसे होगा? एक बंदा ये काम कर रहा है, एक बंदा वो काम कर रहा है। जानते हो ना, जब 10 जगह हाथ उड़ाओगे तो कहीं का नहीं हो पाओगे, इसलिए कहीं एक डालो सफल हो जाओगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मीन्स की यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मीन्स की रास्ता एक ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बस प्रॉफिट की तरफ जाएगी। अगर मुझे कस्टमर बनाना है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की तरफ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये 5 अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। अब देखते हैं 6 पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स किसी भी पर्सन, मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन हैं जो कि काम को करते हैं तो उनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए। मीन जैसे कि जो मैं फायदा कमा रहा हूँ वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होना चाहिए। मीन जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जो एक्स्ट्रा काम करेगा, जो अगर 15,000 आपकी सैलरी है तो उसको 25,000 कर दी जाएगी। तो अब वो अपना क्या करेगा, बेस्ट से बेस्ट वहां परफॉर्म करेगा ताकि क्या हो, 15 से 25 हो जाए। तो उसका तो फायदा हुआ ही, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ। तो ये किस में आता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये मान लीजिए कोई इंप्लॉय है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहा है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट उठाया, सेल्स मैनेजर है जो कि प्रोडक्ट उठाया, ये 20 रुपए का ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है, इसको सेव करना है 20 रुपए में और वो सेव कर रहा है 50 रुपए में। 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो ले लिया, चला गया घर।
इससे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फायदा हुआ? वो 20 में लॉन्च किया था बेचने को, 20 में बेचा, 20 से ही जो फायदा मिला वो मिला, 30 तो ये अपना बीच में ले गया। तो ये तो एम्प्लॉय गलत कर रहा है। मिस इन द केस कभी पकड़ा गया वो, इमेज किसकी खराब होगी? ऑर्गेनाइजेशन की खराब होगी। क्वेश्चन किस पे उठेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन पे उठेगा। इसलिए कोई भी कैसा किया गया कदम उठाया गया एम्प्लॉय का जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी हार्मफुल न पहुंचे, और जितना भी एम्प्लॉय का फायदा होगा उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा हो तब वो सब कहेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस मींस कि अच्छा तनख्वाह दीजिए, लोग बने रहेंगे, नहीं तो फिर भाग जाएंगे लोग। मैं जैसे कि एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। अगर टीचर एक हमारे स्कूल में 15,000 पा रहा है और वही अनदर स्कूल में 25,000 पा रहा है और हमसे अच्छी फैसिलिटीज भी पा रहा है, तो फिर वो वहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ फैसिलिटी भी वहाँ, और आप जानते हो सब किसका खेल है? पैसे का। तो इसलिए आप पैसा अच्छा दीजिए एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय आप तक बने रहेंगे, और नहीं ऑर्गेनाइजेशन पैसा नहीं देंगे आप एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के सैलरी में कटौती करेंगे। मीन्स कि आप उनके पैसे को डिडक्ट करके देंगे तो वो नहीं रहेंगे आपके पास। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को देखा जाए तो मीन्स पावर इन फ्यू है। पावर इन फ्यू है, और इसमें क्या होता है? एवरीवन मीन्स इसमें प्रत्येक आदमी के पास पावर होगा, और इसमें किसी सामान्य लोग के पास मीन्स कि कुछ लोग के पास पावर होगा। इसलिए हेनरी फॉर्ड का प्रिंसिपल ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को मतलब कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि अब कुछ ही लोग के पास हो, जैसे कि टॉप लेवल के पास क्या है? सेंट्रलाइजेशन से उनके पास पावर है, तो अब मोबाइल लेवल को छुट्टी चाहिए तो क्या करेगा? सीधा मुकेश अंबानी के पास पहुंचेगा, मुकेश अंबानी जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, नहीं जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत अरेंजमेंट गलत है ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए कि अब पावर हो तो सिर्फ मुकेश अंबानी के पास ही हो, मुकेश अंबानी से नीचे किसी के पास पावर ही ना हो, और नहीं तो पावर सबके पास हो जाए। फिर पावर अगर सबके पास हो जाएगा, हर एक एम्प्लॉय के पास हो जाएगा, तो मीन्स ये 20 रुपए का बना, कोई कहेगा 22 में बेच दो, कोई कहेगा 25 में बेच दो, कोई कहेगा 28 में बेच दो, क्योंकि सबकी मनमानी है, सभी लोग कर सकते हैं। मीन्स अगर मेरे पास पावर रहा तो फिर मैं क्या करूंगा? 9 बजे आना है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, मैं आया 12 बजे, जाना है 5 बजे, मैं चला गया 2 बजे। भाई मेरे पास पावर, मैं कुछ भी करूँ, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए कहता है हेनरी फॉर्ड, प्रिंसिपल जो है हेनरी फॉर्ड का, वो कहता है कि क्या करना चाहिए? दोनों को कॉम्बिनेशन बना के, ठीक, लोगों के पास पावर भी होना चाहिए और सारे लोगों के पास पावर भी नहीं होना चाहिए। मीन्स पावर लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन सबके पास पावर नहीं होना चाहिए। मीन्स टॉप लेवल का टॉप लेवल के पास, लोअर लेवल का लोअर लेवल के पास। मीन्स जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि टॉप लेवल तक पहुंचाई जाए, नहीं तो फिर जो लोअर लेवल सॉल्व कर सकता है, जो नीचे स्तर के वो सॉल्व कर सकते हैं, वो नीचे ही सॉल्व कर लें। जैसे कि अगर एम्प्लॉय को छुट्टी करना है तो लोअर लेवल का एक बॉस रहेगा, एक हेड रहेगा, वो वहां से अरेंज करके छुट्टी कर देगा, टॉप लेवल तक न जाना पड़े। प्रोडक्शन करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, गुड्स को बनाना है, गुड्स पे देखना है कि कौन सा कवर अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, तो वो सब टॉप लेवल कर सकता है, लेकिन लोअर लेवल एम्प्लॉय को मैनेज करेगा। ये सारी चीजें कुछ ऐसे वर्क है जो कि अपने अकॉर्डिंग उस सेटअप करता है। स्कैनर चैन, तो अब हम समझते हैं स्कैनर चैन को। अपने स्कैनर चैन को समझने के लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा।
स्कैमर चैन, इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ कौन हो गया टॉप लेवल, मिडल लेवल में, ऐसे ही लग गया है। तो मीन्स स्कैमर चेन ये कहता है कि कोई भी काम हो उसको एक अरेंज तरीके से पहुंचाया जाए। मीन्स जैसे कि अगर वर्कर को कोई काम हो तो एक सीक्वेंस में पहुंचाया जाए। सीक्वेंस मीन्स वर्कर किसके पास जाए, मूवर नंबर के पास, ठीक, मूवर नंबर के पास जाए, अपनी दिक्कतों को बताए। अगर मतलब वो अगर सॉल्व कर सकता है उस दिक्कत को तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, वो यहाँ पे सॉल्व कर देगा, मैटर खत्म। लेकिन अगर इसके बस की बात नहीं तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ अगर मैटर सॉल्व हो सकता है तो ये यहाँ सॉल्व करके तुरंत रिटर्न कर देगा। यहाँ तक नहीं बात पहुंची, यहाँ अगर नहीं हो पाया तब यहाँ जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ से घुमा के यहाँ नहीं चले या टॉप लेवल पे, मीन्स अगर हमको छुट्टी चाहिए, मैं मुकेश अंबानी जी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे आज छुट्टी चाहिए, मुझे 4 बजे छुट्टी होती है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो मैं सीधा मुकेश अंबानी के पास जाऊंगा तो मुझे 3 बजे छुट्टी दे दीजिए, वो देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि उनके अंदर में कुछ काम है ही नहीं। वो अपने क्या किए, वो डिवाइड मतलब क्या किए, वो डिवीजन ऑफ वर्क कर दिए। मीन्स जो को डिवाइड कर दिए, अपना डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए, ये डिपार्टमेंट ये संभालेंगे, ये डिपार्टमेंट ये संभालेंगे, वो अपने को फ्री माइंड कर दिए, ठीक। तो वर्कर किसके पास जाएगा, मूवर नंबर के पास जाएगा, वो वहां से जॉब कर देगा, बात खत्म हो गई, घर चलेगा। ये हो गया। अब सर ये बताइए कि मान लीजिए कि भाई हम यहाँ जा नहीं सकते, कंपनी में आग लगी हुई है, कंपनी में आग लगी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन जल रहा है, पूरा कंपनी जल रही है, पूरी समाज जल रहा है पूरा। और मैं इनको फोन किया, इनको कहा, इनके यहाँ दौड़ते गया, इनसे कहा, ये गए इनसे कहें, ये गए इनसे कहें, तब तक जो पता चला कि सारे सामान खा गए। तो करना क्या होगा कि वो डायरेक्ट यहाँ से जाके डायरेक्ट बता सकता है, उसको हम कहते हैं करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं, एक बच्चा है ऑर्डर, जो कि 10वां है। ऑर्डर क्या होता है? मीन्स ऑर्डर वो नहीं कि मैं आदेश दे दिया। ऑर्डर मीन्स कि एक स्कूल में आपने देखा होगा कि अगर मुझे ऑफिस जाना है तो प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे, अगर मुझे क्लास 5 में जाना है तो मैं क्लास 5 में जाऊंगा, लाइब्रेरी जाना हो तो लाइब्रेरी रूम में जाऊंगा, अगर मुझे लैब में जाना हो तो लैब में जाऊंगा, अगर मुझे क्लास 12 कॉमर्स में जाना हो तो क्लास 12 की कॉमर्स की क्लास में जाऊंगा। तो ऐसे ऑर्डर तरीके से उसको अरेंजमेंट किया गया है ताकि किसी को कोई भी चीजें खोजना ना पड़े, टाइम का वेस्टेज ना हो। तो मेन चीजें क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में? क्या चीजें? पैसा और समय, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अमीर लोग कैसे बनते हैं, देखिए एक गरीब वो किसान है, फार्मर है, तो उसके पास भी कितने होते हैं? 24 आवर। और एक अमीर बंदा मुकेश अंबानी हुए तो उनके पास भी कितने? 24 आवर में। लेकिन अब उसको मुकेश अंबानी 24 आवर को एक्सटेंड कैसे करते हैं? वर्क को डिवीजन में बांट के मतलब वर्क को डिवाइड कर देते हैं हम लोगों में, और 10 लोग अब इसमें काम करते हैं, 10 लोग जब काम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा तो काम जाते होगा, ऐसे ही वो क्या करते हैं, अपने समय को बचाते हैं, ठीक। तो ये सारा कंसेप्ट था हमारा, हेनरी फॉर्ड प्रिंसिपल थे, तो इनका मैंने 10 कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 की तरफ। हम देखते हैं 11 में इक्विटी मीन्स सामान्य। ऐसा नहीं कि मैनेजर है वर्कर है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो क्या हुआ कि मैनेजर आया वर्कर को बोला चमट। देखिए एक अपना सामान होता है, मीन्स की ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट है तो वो अलग बात है, लेकिन ट्रीट करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि वर्कर को ऐसा ट्रीट करें कि वो वर्कर छोड़ के भाग ही जाए, तो वो अपना ट्रीटमेंट होता है। लेकिन
कि मतलब देखिए वर्कर्स ही तो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, काम अच्छे से हो पा रहा है। और अगर आप उसी के साथ अच्छा ट्रीट देंगे तो कैसे क्या होगा? वो कहते हैं, जानते हैं क्या, जो पैसा कम कमाओ वो चलेगा, लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। तो किसी को जब आप इज्जत नहीं देंगे तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा, रहेगा, आपके साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए समानता सबको मानिए और अच्छे से लोगों के साथ ट्रीट कीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पर्सोना मीन्स कि कोई अगर नया बंदा आता है तो उसको समय दीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पहले मतलब क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि हमारे पिताजी बनारस में रहते हैं, एकाएक मऊ में आए, रूम लिए, हम रेंट पे रूम लेके रह रहे हैं, तो मीन्स कि हम डानवास को स्कूल में गए पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, 60-65 की क्लास है, 60 स्टूडेंट की क्लास है। उसमें मैं नया बच्चा गया तो क्या मैं 2 दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक कुछ घूम पाऊंगा? नहीं घूम पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अनजान सा हूँ, मैं किसी को कुछ जानता नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? समय चाहिए, और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए स्टेबल होने के लिए। जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो फिर मैं खुद अपना टैलेंट दिखा दूंगा। इसलिए कोई भी वर्कर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी पर्सन हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको आप समय दीजिए। जब समय देंगे तो क्या करेगा? अपने टैलेंट को निखार पाएगा, अपने टैलेंट को दिखा पाएगा, ठीक, और वो अपने मतलब टैलेंट को और अच्छा से अच्छा बना के आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर पाएगा, ठीक। इनिशिएटिव सेल्फ एफर्ट मीन्स कि एक आप मीटिंग रखिए, एक ऐसा बॉक्स बना दीजिए जिसमें कि सभी को अपने अपने राय बात को डालते रहे, या फिर ऐसा मीटिंग बनाइए जिसमें सारे एम्प्लॉयज को मतलब मौका दीजिए कि वो अपने अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने आइडियाज को रखें, और फिर जो आइडिया आपको अच्छी लग जाए उसमें से उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंपोर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर चलने लगेगा। और उनको थोड़ा सा रिवार्ड दे दीजिए ना, जिससे कि वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी आपके साथ जुनून से काम करेंगे और अच्छा से अच्छा आइडिया देंगे। कहते हो ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, तो सुनो ना, क्या पता एक बात जानते हो, कीचड़ में कम उठता है, क्या पता वो कुछ अच्छी बातें कहते हैं। और रियलिटी तो ये है कि वो वर्कर्स हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके आपके आए हुए हैं, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब आइडियाज को लेते हुए आए हैं, तो आप तक पहुंचाएंगे तो कुछ अच्छा आइडिया पहुंचाएंगे। इसलिए मतलब कि उनकी भी कुछ एफर्ट्स को सुनिए आप। स्पिरिट कॉर्प्स मीन्स कि ये नहीं कि मीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अचीवमेंट हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ये नहीं कि ये कहें कि मैंने अपने कंपनी में इतनी विजय पानी। देखिए, आई को हटा दीजिए, आई को आप हटा दीजिए और ऑर्गेनाइजेशन में यूज क्या करेंगे? बी का मीन्स कि हम हटा दीजिए, हम वो ये रखिए, मीन्स कि आप सबको मर्ज करके बोलिए, जिससे कि उन लोगों के पास मोटिवेशन मिलेगा कि जो हमारे मैनेजर है वो हम सबका नाम लेके बताते हैं कि हम लोग मिल के ऐसा ऐसा काम किए। अब कर सब रहे हैं और नाम केवल अपना ले रहे हैं, तो पीछे हम कितना दुख होगा। मीन्स कि विराट कोहली क्या कर सकते हैं? अगर मैच खेलना है तो विराट कोहली क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 मार सकते हैं, 150 मार सकते हैं रन को। लेकिन अगर बल्लेबाज आया, मतलब कि गेंद फेंकने आया, वो क्या किया? चौके छक्के लगा के क्या किया? 150 रन कंप्लीट करा दिया। विराट कोहली का वहां पे बैटिंग करके अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वहां पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। तो इसलिए सबका अपना अपना रोल होता है, हर जगह लोग अपना अपना रोल को परफॉर्म करते हैं, ठीक। जिससे क्या होता है, सभी लोग अपना अगर बेस्ट नहीं देंगे तो फिर काम अच्छे से कैसे होगा? इसलिए सबको अपना बेस्ट देना जरूरी है। जब सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं तो फिर अकेले अपने पे क्यों नहीं, सबको मिलके कहिए ना कि हम सारे लोग मिलके क्या किए, इंडिया की टीम को जिता दी। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अचीवमेंट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई अच्छा प्रॉफिट पा रहा है, तो आप सबका नाम लेके कहिए कि हम लोग मिलके ऐसा किए। चाहे 3-4 लोग हैं तो मतलब कि हम 4-5 लोग मिलके ऐसा काम किए, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको 1400 फिल्म प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट डे 2 का। मिलते हैं डे 3 के सेशंस में आगे बचे हुए टॉपिक्स पे। तो बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। बहुत अच्छा लगा कि आप 2:32 पे
प्रेजेंट हुए कॉमर्स एजुकेटर पे। तो बहुत दिन से शुक्रिया आपका कि आपने कॉमर्स एजुकेटर को इतना इंपॉर्टेंस दिया। 2:32 पे आए आप और हमारे वीडियोस को देखें। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है ना, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या कुछ सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आपको नए है ना तो सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक 2:32 पे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं डे 3 में, फिर यही टाइमिंग रहेगा 2:32 पे। तो बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। हम लोग मिल के फोड़ेंगे और BST कंप्लीट करेंगे 30 डेज चैलेंजेस में।